बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजुम जमात के सेशन में आज हम माहौल का मुताला हिस्सा दुआम में पत्थर का ज़माना, हजरी अहद, पत्थर के हथियार इस मौजू से मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। तो आज हमारा मौजू है पत्थर का ज़माना, स्टोन एज। पिछले सबक में हमने इर्तिकाई अमल का मफ़हूम समझा। इंसानी इर्तिका और तरक्की के मुख्तलिफ मराहिल का हम मुताला कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इब्तदाई इंसान ने अपने हाथों का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ हथियार बनाना शुरू किया। हथियार बनाने के लिए इब्तदाई इंसान ने किन चीज़ों का इस्तेमाल किया, उसने किस तरह ये हथियार बनाए और किस किस्म के हथियार बनाए, इन सब के मुतालिक आज हम मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। 6.1 ज़रूरत के मुताबिक हथियारों की शक्लें और किस्में। 6.2 पत्थर के ज़माने के हथियार। इसके तहत हम पत्थर का कदीम ज़माना, पत्थर का वुस्ता ज़माना और पत्थर का जदीद ज़माना समझने की कोशिश करेंगे। पिछले सेशन में हमने सबक के पहले हिस्से यानी ज़रूरत के मुताबिक हथियारों की शक्लें और किस्में समझने की कोशिश की। हुनरमंद इंसान से जदीद इंसान तक में हमने सबसे पहले होमो हैबिलिस के मुतालिक मालूमात हासिल की। होमो हैबिलिस हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला इंसान। फिर हमने होमो इरेक्टस की जिंदगी के मुतालिक जाना। होमो इरेक्टस सीधा खड़ा होने वाला यानी सीधी पुश्त वाला इंसान। और फिर हमने ताकतवर इंसान के बारे में जाना जिसे निएंडरथल इंसान कहा जाता है। तो हमने देखा हुनरमंद इंसान, सीधी पुश्त वाला इंसान, ताकतवर इंसान और अपने से पहले के किसी भी इंसान के मुकाबले में सोचने की ज़्यादा सलाहियत रखने वाले इंसान को अक्लमंद इंसान कहा गया। इसे ही होमो सेपियंस कहते हैं। और ये तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान ही जदीद इंसान है यानी हम लोग। इस साबका मालूमात की रोशनी में पत्थर के कदीम ज़माने को आप आसानी से समझ सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। पत्थर का कदीम ज़माना। ज़रूरत के मुताबिक हथियारों की शक्लें और किस्में जानने के बाद अब हम जानेंगे
पत्थर के ज़माने के हथियार। जिस ज़माने के हथियारों में ख़ास तौर पर पत्थर के हथियार मिलते हैं, उस ज़माने को हम पत्थर का ज़माना कहते हैं। तो जिस दौर में पत्थरों का इस्तेमाल होता था, उस ज़माने के हथियारों में ख़ास तौर पर पत्थर के हथियार हमें मिलते हैं, उस ज़माने को हम पत्थर का ज़माना कहते हैं। हमने देखा कि पत्थर के ये हथियार मुख्तलिफ शक्ल और किस्मों के हुआ करते थे। हथियारों की शक्ल और किस्मों की बुनियाद पर पत्थर के ज़माने को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वो 3 हिस्से हैं: पत्थर का कदीम ज़माना, पत्थर का वुस्ता ज़माना और पत्थर का जदीद ज़माना। तो हथियारों की शक्ल और किस्मों की बुनियाद पर पत्थर के ज़माने को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है: पत्थर का कदीम ज़माना, पत्थर का वुस्ता ज़माना और पत्थर का जदीद ज़माना। पत्थर के कदीम ज़माने के हुनरमंद इंसान और सीधी पुश्त वाले इंसान दोनों ही ने ज़र्ब लगाकर हथियार बनाने वाला तरीक़ा इस्तेमाल किया। ज़र्ब लगाने की तकनीक या तरीक़ा किसे कहते हैं? एक गोल पत्थर को दूसरे गोल पत्थर पर पटक कर पत्थर की परतें निकालने को ज़र्ब लगाने की तकनीक या तरीक़ा कहते हैं। ज़र्ब लगाने की तकनीक या तरीक़े में इस तरह एक गोल पत्थर को दूसरे गोल पत्थर पर पटक कर पत्थर की परतें निकाली जाती थीं ताकि उसे शार्प और नुकीला बनाया जा सके। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक गोल पत्थर को दूसरे पत्थर पर पटक कर दूसरे पत्थर की परतें निकाली जा रही हैं और फिर इस पत्थर का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जाता था। ये इंसान के बनाए हुए इब्तिदाई हथियार थे। अब पत्थर का ही इस्तेमाल क्यों किया इंसान ने? तो याद कीजिए, पिछले सबक में हम पढ़ चुके हैं कि वसाइल के इंतखाब की बुनियाद 4 बातों पर होती है। उनमें सबसे पहली बात वसाइल की दस्तयाबी। उस वक्त इंसान के पास हथौड़ी और दीगर औजार और हथियार तो नहीं थे। उसे अपने माहौल में पत्थर दस्तयाब था, लिहाजा मुशाहिदे, तजुर्बे और क़ुव्वत तख़य्युल की बुनियाद पर ये बात इंसान के जहन में आ गई कि पत्थर को तराश कर उनसे काम में मदद ली जाए तो काम अच्छे तरीके से अंजाम पाता है। पत्थर के अलावा इंसान ने उस वक्त लाठियाँ, टहनियाँ, हड्डियाँ वगैरह का भी इस्तेमाल किया। सबक में हम आगे देखेंगे इन चीज़ों के मुतालिक भी। तो इस तरह पत्थर का इस्तेमाल शुरू हुआ और उस पत्थर को तराशने के लिए, शार्प करने के लिए, अपने इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए इंसान ने ज़र्ब लगाने की तकनीक या तरीका इस्तेमाल किया। यहाँ तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह एक गोल पत्थर को दूसरे पत्थर पर ज़र्ब लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पत्थर की परतें निकलती हैं। फ्लेक्स आप देख रहे हैं, ये पत्थर की परतें हैं। तो इस तरह ये जो इब्तिदाई हथियार इंसान ने बनाए। तो ये है ज़र्ब लगाने की तकनीक या तरीका। हुनरमंद इंसान और सीधी पुश्त वाले इंसान, होमो हैबिलिस
और होमो इरेक्टस दोनों ही ने ज़र्ब लगाकर हथियार बनाने वाला तरीका इस्तेमाल किया। पत्थर के ज़माने के इस तरीके से बनाए हुए इब्तिदाई हथियार भद्दे और बेडोल थे। आप देख सकते हैं बेडोल हैं, भद्दे दिखाई दे रहे हैं। तो ज़र्ब लगाने की तकनीक या तरीके से इंसान ने उस वक्त जो हथियार बनाए वो भद्दे और बेडोल थे। इन हथियारों में सिर्फ एक समत में थोड़ी सी धार होती थी। आप देख सकते हैं कि ये हथियार भद्दे और बेडोल तो हैं ही, और इनके सिर्फ एक समत में ही थोड़ी सी धार दिखाई दे रही है। इन हथियारों को तोड़ने वाले हथियार कहते हैं। आज जिस तरह हम हथौड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था मुख्तलिफ अशिया तोड़ने के लिए। इसलिए इन हथियारों को तोड़ने वाले हथियार कहते हैं। इनका इस्तेमाल सिर्फ सख्त खौल वाले फल और हड्डियां तोड़ने के लिए किया जा सकता था। इसीलिए इन हथियारों को तोड़ने वाले हथियार कहते हैं। हुनरमंद इंसान के बनाए हुए हथियार इसी किस्म के थे। हुनरमंद इंसान यानी होमो हैबिलिस शिकार करने की तकनीक से पूरी तरह वाकिफ न था। ये बात उनके हथियारों से समझ में आती है। ऐसे हथियार बनाते वक्त पत्थर के धारदार छिलके निकलते थे, जिन्हें अंग्रेजी में हम फ्लेक्स कहते हैं। तो ज़र्ब लगाने की तकनीक या तरीके को इस्तेमाल करके एक गोल पत्थर को दूसरे गोल पत्थर पर पटक कर पत्थर की परतें निकाली जाती थीं। ये जो परतें थीं, उनका भी इस्तेमाल किया जाता था। तो ऐसे हथियार बनाते वक्त पत्थर के जो धारदार छिलके निकलते थे, वो इन छिलकों को चमड़े में लगे गोश्त को खुरचकर निकालने, गोश्त या दीगर खाने की चीज़ों के टुकड़े करने, असा या लाठी छीलने वगैरह कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। यानी पत्थर का इस्तेमाल तो हथियार के तौर पर करते ही थे। पत्थर से हथियार बनाते वक्त पत्थर के जो धारदार छिलके निकलते थे, उन छिलकों का भी इस्तेमाल किया जाता था। चमड़े में से गोश्त को खुरचकर निकालने में, गोश्त या दीगर खाने की चीज़ों के टुकड़े करने के लिए, और ये तस्वीर में आप देख रहे हैं असा या लाठी छीलने वगैरह कामों के लिए। तो तोड़ने वाले हथियार का इस्तेमाल सख्त खोल वाले फल और हड्डियां तोड़ने के लिए किया जा सकता था, और पत्थर के धारदार छिलकों का इस्तेमाल चमड़े में लगे गोश्त को खुरचकर निकालने, गोश्त या दीगर खाने की चीज़ों के टुकड़े करने, असा या लाठी छीलने वगैरह कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सीधी पुश्त वाले इंसान यानी होमो इरेक्टस ने भी हथियार बनाए। हुनरमंद इंसानों के हथियारों के मुकाबले में उनके हथियार मसलन दस्ती कुल्हाड़ी और फर्शी ज़्यादा मुतनासिब थे। ये है दस्ती कुल्हाड़ी। इसमें आप देख सकते हैं कि लाठी, टहनी या हड्डी के एक सिरे पर तराशे हुए पत्थर को बांधकर ये दस्ती कुल्हाड़ी बनाई गई।
اور یہ ہمیں ہنرمند انسان کے بنائے ہوئے ہتھیاروں کے مقابلے میں زیادہ متناسب نظر آ رہی ہے۔ تو ہنرمند انسان کے جو ہتھیار تھے وہ ابتدائی ہتھیار تھے، بھدے اور بے ڈول تھے، مگر ہنرمند انسانوں کے ہتھیاروں کے مقابلے میں سیدھی پشت والے انسان کے بنائے ہوئے ہتھیاروں میں یہ دستی کلہاڑی زیادہ متناسب تھی۔ یہاں ایک بات غور کرنے والی ہے، جیسے جیسے انسان نے ارتقاء کے مراحل طے کیے، ویسے ویسے انسان کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا گیا، اور اس کا اندازہ انسان کے بنائے ہوئے ان ہتھیاروں سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ہنرمند انسان کے ہتھیار بھدے اور بے ڈول تھے، مگر اس کے بعد سیدھی پشت والے انسان نے جو دستی کلہاڑی اور فرشی بنائی، فرشی کو انگریزی میں کلیور کہتے ہیں، یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ اسکرین پر۔ تو یہ دستی کلہاڑی اور فرشی یہ زیادہ متناسب تھے۔ فرشی یعنی پھیلے ہوئے پھل کا بسولا یا تیشا، انگریزی میں اسے کلیور کہتے ہیں۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے فرشی، سیدھی پشت والے انسان کے بنائے ہوئے ہتھیار۔ اور موجودہ دور میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے دھات کا بنا ہوا کلیور جو چاپنگ کے کام آتا ہے۔ تو یہ موجودہ دور کی فرشی یا کلیور جسے ہم کہتے ہیں، وہ آج اس طرح کا استعمال ہوتا ہے باورچی خانے میں، اور یہ سیدھی پشت والے انسان کی بنائی ہوئی فرشی۔ ہنرمند انسان کے ہتھیاروں کے مقابلے میں سیدھی پشت والے انسان کے ہتھیار زیادہ سڈول اور متناسب تھے۔ سڈول ہتھیار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ذہن میں اس کا خاکہ بنایا جائے، ایسا ہونے پر ہی اسے عملی شکل دی جا سکتی ہے۔ سیدھی پشت والا انسان پہلے ہی سوچ لیتا تھا کہ اسے جو ہتھیار بنانا ہے اس کی شکل کیا ہوگی۔ تو دیکھا آپ نے، ارتقاء کی اس منزل پر انسان ہتھیار بنانے سے پہلے اب غور و فکر کر کے اس کا خاکہ بنانے لگا تھا، اور پھر اس خاکے کو عملی شکل دی جاتی تھی۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بنانے سے پہلے ذہن میں اس کا خاکہ بنایا جاتا ہے، پلان کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس پلان کو، اس خاکے کو عملی شکل دی جاتی ہے۔ تو سیدھی پشت والا انسان پہلے سوچ لیتا تھا کہ اسے جو ہتھیار بنانا ہے اس کی شکل کیا ہوگی۔ پتھر کی چھوٹی پرتیں نکالنے کے لیے سیدھی پشت والے انسان نے 12 سنگا کے سینگ جیسی چیزوں کا ہتھوڑا استعمال کیا۔ یہ 12 سنگا اور اس کے سینگ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے جانوروں کے سینگوں سے 12 سنگا کے سینگ مختلف ہوتے ہیں۔ سیدھی پشت والے انسان نے پتھر کی چھوٹی پرتیں نکالنے کے لیے اس طرح 12 سنگا کے سینگ جیسی چیزوں کا ہتھوڑا استعمال کیا۔ ان ٹکڑوں کو مزید باریک کر کے زیادہ پتلی دھار کی کھرچنی اور تیشا بنایا۔ غرض وہ اپنے کام کی ضرورت کے اعتبار سے مختلف ہتھیار استعمال کرتا تھا۔ اصلاح شدہ ہتھیاروں کی وجہ سے سیدھی پشت والے انسان کی غذا کے تنوع میں بھی اضافہ ہوا،
क्योंकि अब उसके लिए छोटे बड़े जानवरों का शिकार करना मुमकिन हो गया था। सीधी पुश्त वाला इंसान जिन जानवरों का शिकार किया करता था उनमें खास तौर पर हिरन, खरगोश, जंगली भैंसा जैसे जानवर शामिल थे। तो होमो हेबिलिस यानी हुनरमंद इंसान के बनाए हुए पत्थर के हथियार के मुकाबले में होमो इरेक्टस यानी सीधी पुश्त वाले इंसान के बनाए हुए हथियार ज्यादा सुडौल और मुतनासिब थे। ये देख सकते हैं आप पत्थर का हथौड़ा, एक गोल पत्थर को दूसरे गोल पत्थर पर पटक कर पत्थर की परतें निकाली जाती थीं। इसे ज़र्ब लगाने की तकनीक या तरीका कहते हैं। इन हथियारों में सिर्फ एक समत में थोड़ी सी धार होती थी। इन हथियारों को तोड़ने वाले हथियार कहते हैं। इनका इस्तेमाल सिर्फ सख्त खौल वाले फल और हड्डियां तोड़ने के लिए किया जा सकता था। ऐसे हथियार बनाते वक्त पत्थर के धारदार छिलके निकलते थे। वो इन छिलकों को चमड़े में लगे गोश्त को खुरच कर निकालने, गोश्त या दीगर खाने की चीज़ों के टुकड़े करने, असा या लाठी छीलने वगैरह कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। सीधी पुश्त वाले इंसान ने जो हथियार बनाए उनमें दस्ती कुल्हाड़ी और फर्शी ज्यादा मुतनासिब थे। सीधी पुश्त वाले इंसान ने पत्थर की छोटी परतें निकालने के लिए 12 सिंघा की सींग जैसी चीजों का हथौड़ा इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं निएंडरथल इंसान यानी ताकतवर इंसान के बनाए हुए हथियारों की। ताकतवर इंसान ने पत्थर के हथियार बनाने की तकनीक में मजीद तरक्की की। वो छोटी जसामत के हथियार बनाने लगा। निएंडरथल इंसान के बाद होमो सेपियंस यानी अक्लमंद इंसान ने पत्थर के हथियार बनाने की तकनीक में इनकलाबी तब्दीली लाई। उसने पत्थरों से लंबी और पतली परत निकालने के हथियार बनाने में पेशरफ्त की। इस लंबी परत से उसने चाकू, तेशा, बड़ी सुइयां और छेनी जैसे मुख्तलिफ किस्म के हथियार बनाए। इस मकसद के लिए वो पत्थर का छोटा सा फल हड्डी या लकड़ी के खांचे में बिठा देता था। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह पत्थर का छोटा सा फल हड्डी या लकड़ी के खांचे में बिठा दिया गया है, फंसा दिया गया है। ये हथियार और दूसरी चीजें बनाने के लिए वो चकमाक पत्थर की किस्म के कमियाब पत्थर, हाथी दांत जैसी चीजों का इस्तेमाल करने लगा था। चकमाक पत्थर के मुतालिक हम पिछले असबाक में आपको बता चुके हैं। आग जलाने के लिए भी इंसान ने चकमाक पत्थर का इस्तेमाल किया। और यहाँ हम देखते हैं होमो सेपियंस ने हथियार और दूसरी चीजें बनाने के लिए चकमाक पत्थर की किस्म के कमियाब पत्थर और हाथी दांत जैसी चीजों का इस्तेमाल किया। अक्लमंद इंसान ने हथियार बनाने की तकनीक, माहौल के इल्म और ग़िज़ा हासिल करने के तरीक़ों में खूब तरक्की की। पहले वो शिकार किया करता था, फल वगैरह जमा किया करता था,
غذا کی تلاش میں اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکنا پڑتا تھا، مگر عقل مند انسان اب ماحول کے علم اور غذا حاصل کرنے کے طریقوں میں خوب ترقی کر چکا تھا۔ زراعت کرنا اس نے سیکھ لیا تھا، ماہی گیری کی شروعات ہو چکی تھی۔ زراعت کرنے کا جب ہنر سیکھا عقل مند انسان نے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خانہ بدوشی کی زندگی اب ختم ہوئی۔ کھیتی باڑی کی وجہ سے ایک جگہ ٹک کر رہنا اب ممکن ہوا۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک ہی مقام پر زیادہ مدت تک قیام کرنا اس کے لیے ممکن ہوا۔ اب ایک ہی جگہ جب وہ رہنے لگا تو اس نے اپنے رہنے کے لیے کیا چیز تیار کی ہوگی، کیا بنایا ہوگا؟ ہم کہاں رہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، عقل مند انسان کے گروہ جھوپڑیاں بنا کر رہنے لگے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی انسان کی زندگی میں۔ ان سب تبدیلیوں کے متعلق تفصیل سے ہم آئندہ اسباق میں پڑھیں گے۔ عقل مند انسان بعض اجتماعی تہوار بھی منانے لگے تھے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ عقل مند انسان نے کاشتکاری کرنا سیکھا، اس لیے ایک ہی مقام پر زیادہ مدت تک قیام کرنا اس کے لیے ممکن ہوا۔ عقل مند انسان کے گروہ جھونپڑیاں بنا کر رہنے لگے تھے۔ اب وہ مل جل کر اجتماعی طور پر تہوار بھی منانے لگے تھے۔ ایسا تسلیم کیا جاتا ہے کہ ان کی بنائی ہوئی بہت سی فنکارانہ چیزوں اور غاروں میں بنی ہوئی تصویروں کا ان تہواروں سے تعلق رہا ہوگا۔ غاروں میں بنائی ہوئی تصاویر ہومو سیپینز کی زندگی کی عکاسی کرتی ہیں۔ ایسا تسلیم کیا جاتا ہے کہ ان کی بنائی ہوئی بہت سی فنکارانہ چیزوں اور غاروں میں بنی ہوئی تصویروں کا ان تہواروں سے تعلق رہا ہوگا جو وہ منایا کرتے تھے۔ عقل مند انسان زیورات استعمال کرنے لگا تھا۔ ان تصاویر کو دیکھ کر آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ زیورات کس قسم کے ہوتے تھے اور انہیں بنانے میں کن چیزوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ عقل مند انسان کی غور و فکر کی صلاحیت میں مزید اضافہ ہوا اور اسے ترقی پذیر عقل والا انسان کا نام دیا گیا۔ اسے ہی ہومو سیپینز کہا جاتا ہے۔ اس کی ذہنی صلاحیت اور تفہیمی صلاحیت مسلسل بڑھتی گئی۔ مویشی پالنے اور کھیتی باڑی کی ابتدا ہونے کے بعد سے انسان نے جو تکنیکی اور تہذیبی ترقی کی اس کی رفتار بہت تیز ہے۔ ان سب کا مطالعہ انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں کریں گے۔ بھارت میں پتھر کے قدیم زمانے کے ہتھیاروں کے باقیات کشمیر سے تمل ناڈو تک مختلف مقامات پر دستیاب ہوئے ہیں، لیکن اس زمانے کے انسان کے باقیات بھارت میں زیادہ نہیں ملے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں ہوشنگ آباد کے قریب نرمدا ندی کے کنارے ہتھنورا نامی گاؤں ہے۔ اس گاؤں کے قریب ایک کھوپڑی اور کندھے کی ہڈی کے باقیات ملے ہیں۔
یہ باقیات پتھر کے قدیم زمانے کی ایک عورت کے ہیں۔ اس کے علاوہ پدوچیری، جسے پانڈیچیری بھی کہا جاتا ہے، کے قریب واقع گاؤں کے اطراف میں پتھر کے زمانے کے ایک بچے کی کھوپڑی ملی۔ افغانستان اور سری لنکا میں بھی پتھر کے قدیم زمانے کے انسان کے باقیات ملے ہیں۔ مہاراشٹر میں پتھر کے قدیم زمانے کے مقامات میں ناسک کے قریب گنگا پور اور نیواسا کے قریب چرکی نیواسا کے مقامات مشہور ہیں۔ پتھر کے زمانے کے ہتھیار کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم نے پتھر کا قدیم زمانہ دیکھا۔ اب ہم مطالعہ کریں گے پتھر کا وسطی زمانہ اور پتھر کا جدید زمانہ، مگر اگلے سیشن میں۔ آج ہمارا وقت یہی مکمل ہوا۔ آپ کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 29 پر مشق دی ہوئی ہے۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، قوسین میں سے مناسب متبادل چن کر خالی جگہیں پر کیجیے۔ الف، جس زمانے کے ہتھیاروں میں خصوصاً پتھر کے ہتھیار ملتے ہیں اس زمانے کو ہم ڈیش کہتے ہیں۔ اس زمانے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خالی جگہ میں ہمیں لکھنا ہے۔ متبادل دیکھ لیتے ہیں۔ تانبے کا زمانہ، لوہے کا زمانہ، پتھر کا زمانہ۔ تو جس زمانے کے ہتھیاروں میں خصوصاً پتھر کے ہتھیار ملتے ہیں اس زمانے کو ہم کون سا زمانہ کہتے ہیں؟ پتھر کا زمانہ کہتے ہیں۔ ب، مہاراشٹر میں پتھر کے قدیم زمانے کے مقامات میں سے ناسک کے قریب ڈیش مشہور مقام ہے۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا مہاراشٹر میں ناسک کے قریب کون سا مشہور مقام ہے؟ متبادل دیکھ لیتے ہیں۔ گنگا پور، سنر، چاندوڑ۔ تو یہ بات تو آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ مہاراشٹر میں پتھر کے قدیم زمانے کے مقامات میں سے ناسک کے قریب گنگا پور مشہور مقام ہے۔ ویری گڈ۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔